Next chapter is elasticity. What do you mean by elasticity? Elasticity is the property of a body by virtue of which the body tends to oppose the change in its size and shape. Change in its size and shape, उसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं. It is the property of a body by virtue of which the body tends to oppose the change in its size and shape. ठीक है, उस प्रॉपर्टी का नाम है इलास्टिसिटी. अब बेटा कंसेप्ट समझना है होता क्या है. जब हमें किसी भी बॉडी को अंडर द डिफॉर्मिंग फोर्सेस रखते हैं, मान लो मैंने एक बॉल को दबा दिया, रबड़ की बॉल थी, उसको मैंने प्रेस कर दिया. जैसे मैंने उस बॉल को प्रेस किया तो उस बॉल के अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाती है जो उस बॉल को अपनी वापसी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस लाने की कोशिश करेगी. जो बॉडीज कंप्लीटली अपनी ओरिजिनल शेप और कॉन्फ़िगरेशन में वापस आ जाएं उनको हम परफेक्टली इलास्टिक बॉडी बोलते हैं. ठीक है, समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं. और जो ना आए, बिल्कुल भी चेंज ना हो, दबाने पे वैसे की वैसे ही रह जाए, कुछ भी वापस रीगेन ना करे, उसको हम बोलते हैं परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी. अब ये परफेक्टली इलास्टिक बॉडी या परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, आपको इलास्टिसिटी का रीजन क्या रहा. अंदर जब मैंने बॉल को प्रेस किया डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के, तो उसके अंदर से एक रीस्टोरिंग फोर्स निकली, उसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स आई, वो फोर्स उसको वापस लेके जाने की कोशिश कर रही है. समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूं. वैसे कोई भी बॉडी परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती, परफेक्टली प्लास्टिक नहीं होती. जब भी हम किसी भी चीज को प्रेस करेंगे फिर वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाती, बट पार्शियली ओरिजिनल शेप आ जाती है, कंप्लीटली अपनी शेप को रिकवर नहीं कर पाती. ठीक है, फिर भी स्टिल परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का एक एग्जांपल होता है, दैट इज क्वार्ट्ज. क्वार्ट्ज इज क्लोज टू परफेक्टली इलास्टिक बॉडी. ठीक है, एंड क्ले wet clay is close to the example of perfectly plastic body. तो हमने अभी इलास्टिसिटी का कंसेप्ट देखा, परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी का. इलास्टिसिटी, द फिनोमिनन ऑफ इलास्टिसिटी कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड आर. अब आप बड़े ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं U और R के बीच में ग्राफ बनाता हूं, पोटेंशियल एनर्जी और R में ग्राफ बनाऊं, तो हम ये देखते हैं कि ये ग्राफ ऐसा, यहां पर ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज R इक्वल टू R. कैसा डिस्टेंस है बेटा? R इक्वल टू R. अगर मैं पॉइंट की बात करूं, ये A, ये B, ये C और ये D मान लें, ऐसे अलग अलग पॉइंट बना. अच्छा, यहीं से आपको एक चीज पता होनी चाहिए, फोर्स का फॉर्मूला होता है माइनस du बाई डी आर. अब फोर्स जीरो वहां पर होगी जहां पे du बाई डी आर जीरो. du बाई डी आर जीरो सी पॉइंट पे, du बाई डी आर जीरो कौन से पॉइंट पे बेटा? सी पॉइंट पे du बाई डी आर जीरो है. तो इसका मतलब ये आ गई, फोर्स विल बी जीरो एट r इक्वल टू आर. और इस R इक्वल टू आर नॉट को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम सेपरेशन. इक्विलिब्रियम सेपरेशन क्यों बेटा? क्योंकि यहां पर फोर्स जीरो आती. अच्छा, ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, जब भी फोर्स पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव फोर्स इज कंसीडर्ड एज रिपल्सिव एंड नेगेटिव फोर्स इज कंसीडर्ड एज अट्रैक्टिव. पॉजिटिव फोर्स को हम रिपल्सिव कंसीडर करते हैं, नेगेटिव फोर्स को हम क्या कंसीडर करते हैं बेटा? अट्रैक्टिव. अब आप देखो बेटा, A से C तक, फ्रॉम A टू C क्या है? A से C तक du बाई डी आर नेगेटिव है, इसका स्लोप नेगेटिव है. du बाई डी आर नेगेटिव है क्योंकि स्लोप नेगेटिव है. स्लोप नेगेटिव है मतलब फोर्स पॉजिटिव है. फोर्स पॉजिटिव है मतलब कैसी फोर्स है बेटा? रिपल्सिव फोर्स. फ्रॉम C to D
कहां से कहां तक बेटा? सी से डी तक। अब अगर सी से डी तक की बात करूं, सी से डी तक अगर आप स्लोप बनाओ तो डी यू बाई डी आर पॉजिटिव है, तो फोर्स पॉजिटिव है, फोर्स नेगेटिव है, क्योंकि डी यू बाई डी आर पॉजिटिव, फोर्स नेगेटिव। फोर्स नेगेटिव का मतलब क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स। तो बेटा एक तो ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि ये अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है तो इसमें कहां से कहां तक फोर्स अट्रैक्टिव है और कहां से कहां तक फोर्स रिपल्सिव है, ये आपको पता होनी चाहिए। यही से एट सी डी यू बाई डी आर जीरो है, डी यू बाई डी आर जीरो है तो फोर्स जीरो है, इसीलिए आर इक्वल टू आर नोट को मैंने इक्विलिब्रियम सेपरेशन बोल दिया। आर इक्वल टू आर नोट को मैंने इक्विलिब्रियम सेपरेशन नाम रख दिया। तो ये पोटेंशियल एनर्जी और आर के ग्राफ से हमने एक्सप्लेनेशन देखी है। अब देखते हैं फोर्स और आर के ग्राफ। अभी जो हमने ग्राफ देखा था वो पोटेंशियल एनर्जी और आर में था, अब हम जो ग्राफ कर रहे हैं वो फोर्स और आर में है। अब ध्यान रखना जहां फोर्स जीरो थी वहां आर आर नोट था, अब वो ये वाला पॉइंट है, ये ए, ये अब सी हो गया, बी कहीं बीच में आ गया, ठीक है। अब ये डी, बी कहीं यहां होगा, आगे कुछ ई ना, यहां पे फोर्स जीरो हो गई, जहां फोर्स जीरो होगी वो इक्विलिब्रियम सेपरेशन हो गया। तो एट पॉइंट सी फोर्स इज जीरो, तो आर इक्वल टू आर नो, क्लियर। और इसका नाम रख दिया मैंने इक्विलिब्रियम सेपरेशन। यहीं से फॉर आर लेस देन आर नोट फोर्स इज पॉजिटिव, तो इस फोर्स का नाम कौन सी फोर्स है बेटा? रिपल्सिव फोर्स। फॉर आर ग्रेटर देन आर नोट फोर्स इज नेगेटिव, इस फोर्स का नाम कौन सी फोर्स हो गया बेटा? अट्रैक्टिव फोर्स। हम तक क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। अब इससे पता लगता है कि इलास्टिसिटी में ये फोर्स का क्या रूल, या कैसे इलास्टिसिटी में ये फोर्स का ग्राफ का नेचर, ये ध्यान, ये इससे कैसे एक्सप्लेन हो रहा है। अच्छा यहां पे एक चीज और बता दूं, आर इज इंटर एटॉमिक सेपरेशन, दो एटम के बीच का सेपरेशन है। अब आप देखो, मान लो मेरे पास एक सॉलिड है, अभी वो इक्विलिब्रियम पे है, मतलब अभी वो बिल्कुल अपनी फ्री स्टेट में है, मतलब मैंने उसको अभी कंप्रेस या डिफॉर्म नहीं किया मैंने उसको, तो आर इक्वल टू आर नोट। अब मैंने उसको कंप्रेस कर दिया, तो दो एटम के बीच का डिस्टेंस जो पहले आर नोट था अब आर नोट हो गया, आर नोट से कम हो जाएगा, कंप्रेस किया है तो आर नोट से कम हो जाएगा। आर नोट से कम होने का मतलब है अब फोर्स रिपल्सिव आएगी, फोर्स रिपल्सिव आने का मतलब है उसके अंदर से जो फोर्स डेवलप होगी वो रिपल्सिव होगी, तो जो डिस्टेंस मैंने कम किया था ये उसको बाहर वापसी अपने ओरिजिनल शेप पे रीगेन करने की कोशिश करेगा। बट अगर मैं उसी ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड कर दूं, खींच दूं, तो बेटा मैंने आर आर नोट से बढ़ा दिया, आर आर नोट से बढ़ाने का मतलब है फोर्स नेगेटिव हो गई, फोर्स नेगेटिव होने का मतलब फोर्स अट्रैक्टिव हो गई। अब उसके अंदर जो फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स, ये रीस्टोरिंग फोर्स की बात कर रहा हूं, इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात कर रहा हूं, जो अंदर मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बीच में जो फोर्स आएगी वो अब अट्रैक्टिव लगेगी। अट्रैक्टिव फोर्स लगने का मतलब है वो अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन करने की कोशिश करेगा। तो ये जो इलास्टिसिटी का कंसेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी और आर के ग्राफ से या फोर्स और आर के ग्राफ से आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। आपको ध्यान रखना है एट इक्विलिब्रियम सेपरेशन फोर्स जीरो होनी चाहिए या डी यू बाई डी आर जीरो होना चाहिए, यू आर ग्राफ का स्लोप जीरो होना चाहिए और फोर्स की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेस। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेस? एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, when we apply an external force to change the size and shape of the body, that external force is called deforming force. There will be an internal force set up in the body which try to regain the original shape and configuration of the body due to the elasticity. That internal force developed in the body due to the external deforming force is called restoring force. And what do you mean by stress? Stress is restoring force per unit area. But the problem is this restoring force is developed inside the body and I cannot calculate the force inside the body. So at equilibrium we will consider that at every situation
in which at equilibrium we will consider that restoring force is numerically equal to the deforming force. In the cases in different cases where we will not be able to find the restoring force, we will assume the restoring force will be equal to the deforming force, but the formula of stress remains restoring force per unit area. This stress is of two types. First one is normal stress and second one is tangential stress. नॉर्मल स्ट्रेस बेटा कब आएगा? नॉर्मल स्ट्रेस तब आएगा अगर हम फोर्स एरिया के परपेंडिकुलर लगाएं, तो ये हो जाएगी बेटा नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये होगा टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अब आपको यहां से एक चीज और पता लग गई कि स्ट्रेस अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग है। अगर एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स है तो नॉर्मल स्ट्रेस है, और एरिया के पैरेलल फोर्स है तो टेंजेंशियल स्ट्रेस है। स्ट्रेस जो है वो टेंसर क्वांटिटी है। स्ट्रेस बेटा कैसी क्वांटिटी है? टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्या होती है? डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट वैल्यू, उसको हम टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। तो ये स्ट्रेस का कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। इसके यूनिट क्या होंगे बेटा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l-1 t-2 यूनिट प्रेशर वाले हैं। स्ट्रेस में ध्यान रखना है रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। ऑन द सेम लाइन द नेक्स्ट कंसेप्ट इज स्ट्रेन। अगर मैं स्ट्रेन की बात करूं, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेन? जब मैंने किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाई, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई, तो उसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई। वो कॉन्फ़िगरेशन लेंथ हो सकती है, वो कॉन्फ़िगरेशन वॉल्यूम हो सकता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेन? स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ नहीं बोलना चाहिए, जनरल स्टेटमेंट अगर बात करूं तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन पर यूनिट ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। स्ट्रेन इज चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन पर यूनिट ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। उसको हम क्या बोल देंगे बेटा? स्ट्रेन बोल देंगे। ये आपको समझना है ध्यान से कि स्ट्रेन क्या होता है। मतलब मान लो मैंने लेंथ चेंज करने के लिए फोर्स लगाई तो चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। वॉल्यूम चेंज करने के लिए लगाई तो चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। ऊपर और नीचे सेम चीज है तो नो यूनिट्स, नो डायमेंशंस, नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशन। दिस इज अबाउट स्ट्रेन। तीन टाइप का स्ट्रेन होता है। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, एक होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और एक होता है शियर स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ये तब लगाएंगे जब हम एक वायर पे फोर्स लगाएं, उसकी लेंथ चेंज करने के लिए वायर को खींच रहे हैं हम, तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जैसे कोई बॉक्स है या कोई और चीज है, उसके ऊपर कोई परपेंडिकुलरली फोर्स लगा दी तो उसका वॉल्यूम चेंज हो गया, दैट चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन को बेटा एंगल से लिखते हैं। ये शेप चेंज वाले केस में होता है कि कितना एंगल शिफ्ट हुआ। जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल आप समझो बेटा, मेरे पास ये एक बुक है, अभी ये वाली लाइन ऐसे, अब मैंने इसको ऐसे कर दिया। अब देखो, आप पहले वाली लाइन और अब वाली लाइन में कुछ एंगल का शिफ्ट हो गया है। वो जितना एंगल चेंज हुआ उसको हम शियर स्ट्रेन बोलेंगे। इसको हम फाई से लिखते हैं। ये तीनों चीजें यूनिटलेस और डायमेंशनलेस है। क्यों? क्योंकि ऊपर भी वही चीज है और नीचे भी वही चीज है। According to Hooke's law, we have discussed that stress is directly proportional to strain within elastic limit or for small deformations only. तो स्ट्रेस और स्ट्रेन अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इनके बीच का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। ग्राफ कैसा होगा बेटा? एक स्ट्रेट लाइन होगा, बट ये ग्राफ सिर्फ विद इन इलास्टिक लिमिट है। आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग। अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप निकालूं, वो tan थीटा होगा। tan थीटा का मतलब E होगा।
because slope is tan theta, that is E, that is equal to stress by strain. स्ट्रेस स्लोप होगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, दैट इज E. तो आपको ध्यान रखना है, पहला पॉइंट तो ये कि स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का स्लोप हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देता है. अगर इधर स्ट्रेन होता इधर स्ट्रेस होता तो वो 1/E देता. ठीक है. दूसरा पॉइंट, हायर द स्लोप लार्जर विल बी E, और जिसका E ज्यादा होगा मोर इलास्टिक विल बी द मटेरियल. वो मटेरियल ज्यादा इलास्टिक होगा, ये आपको ध्यान रखना है. अब अगले पॉइंट पे आते हैं. E इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल of the body and independent of size and shape of the body. मतलब क्या है, एक स्टील की वायर 2 मीटर बड़ी हो, 5 मीटर लंबी हो, 2 मिलीमीटर थिक हो, 20 मिलीमीटर थिक हो, सबके लिए स्टील ही तो है, मटेरियल तो सेम है, इसीलिए सबके लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम होगा, और इलास्टिसिटी सभी वायर्स की क्या होगी बेटा, सेम होगी. ये ई के रिगार्डिंग आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ. तो बेटा अब हम एक पर्टिकुलर किसी टिपिकल मेटल के लिए हम ये स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बना रहे हैं. इस ग्राफ में देखना, जहां स्ट्रेन लिया यहां स्ट्रेस लिया. मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम स्ट्रेन बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं उसकी वजह से स्ट्रेस डेवलप होता है. तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. ठीक है. अब जैसे ही अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अप टू ए लिमिट नोन एज प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट. तो एक पॉइंट तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो ये ऐसे आ गया. इस एंगल का नाम मैं एक बार थीटा रख देता हूं. अब इसको एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या है क्या नहीं. तो बेटा ए पॉइंट तक फ्रॉम O to A stress is directly proportional to strain. That's why A point is also known as proportional limit. A point is also known as proportional limit. अब A के बाद from A to B, या ऐसा कह सकते हो आप, अप टू पॉइंट बी, अप टू पॉइंट बी. बी पॉइंट तक क्या होगा, अगर मैं स्ट्रेस हटा दूं तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप रिकवर कर लेगी. अप टू पॉइंट बी अगर हम स्ट्रेस को रिमूव कर दें या स्ट्रेन को रिमूव कर दें, बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप रिकवर कर लेगी. इफ स्ट्रेस इज रिमूव्ड या एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड, then the object will recover regain its original shape completely. Via BAO path. जिस तरह से स्ट्रेस स्ट्रेन बढ़ा था वैसे ही वापस आ जाएगा, ओ पे वापस आ जाएगी, अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेगी. मैंने आपको पहले भी बताया है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशंस ओनली. लार्ज डिफॉर्मेशंस के लिए स्ट्रेस कम होने पर, जैसे देख लो आप ए से बी तक, मैंने स्ट्रेस में तो बहुत कम चेंज किया, इतना सा चेंज हुआ है, बट स्ट्रेन में चेंज बहुत ज्यादा है. तो फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर directly proportion, but for large deformation strain is more. कम स्ट्रेस लगाकर हमें ज्यादा स्ट्रेन मिलता है. इसीलिए हम बी पॉइंट को इलास्टिक पॉइंट भी बोलते हैं और यील्ड पॉइंट भी बोलते हैं. इलास्टिक लिमिट भी बोला जाता है और यील्ड पॉइंट भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि बी पॉइंट तक बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप और कॉन्फ़िगरेशन को रिकवर कर लेती है. बी पॉइंट के बाद
ये जो आता है वो प्लास्टिक बिहेवियर आ जाता है। अगर बी पॉइंट के बाद जैसे सी पे कह लो या किसी और पॉइंट पे, अगर मैं शेप को, अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर दूं तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप रिकवर कंप्लीटली नहीं करेगी, बॉडी परमानेंटली कुछ खिंच जाएगी, तो वो ओ से ओ डैश पे खिंच जाएगी एंड दिस ओ डैश इज नोन एज परमानेंट सेट और परमानेंट स्ट्रेन दिस इज लेस देन 1%, बॉडी में परमानेंट कुछ स्ट्रेन आ जाएगा। बाद का बिहेवियर परफेक्टली, बाद का बिहेवियर प्लास्टिक बिहेवियर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप कम स्ट्रेस करके भी, अब आप देखो बी से सी में आपने स्ट्रेस में चेंज बिल्कुल कम किया है बट स्ट्रेन में चेंज ज्यादा आ गया, तो इसका मतलब अब कम स्ट्रेस से भी क्या आ रहा है, स्ट्रेन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। डी पॉइंट जो है, इस डी पॉइंट को आप अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट बोल सकते हो, अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट। क्यों? इस डी पॉइंट पर मैक्सिमम स्ट्रेस लग रहा है, इस डी पॉइंट पर मैक्सिमम स्ट्रेस लग रहा है, इससे ज्यादा स्ट्रेस पॉसिबल नहीं है। उसके बाद अगर मैं स्ट्रेस को कम भी कर रहा हूं, वायर फ्लो में होने की वजह से स्ट्रेन बढ़ता जाएगा और वायर एक पॉइंट पे टूट जाएगी, तो ये जो ई पॉइंट है, इस पॉइंट को हम फ्रैक्चर पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट बोलते हैं। ई पॉइंट को हम फ्रैक्चर पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट बोलते हैं। इस पे ये आपकी वायर कह लो या जो ऑब्जेक्ट है या जो बॉडी है वो ब्रेक हो जाती है और ब्रेकिंग पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगा उस स्ट्रेस को हम बोलेंगे ब्रेकिंग स्ट्रेस। उस स्ट्रेस को हम क्या बोलेंगे बेटा? ब्रेकिंग स्ट्रेस। ये समझ में आ गया? ओ से बी तक इलास्टिक बिहेवियर है, बी से ई तक प्लास्टिक बिहेवियर है। क्लियर है बेटा? यहां से और क्या क्या पॉइंट्स बनते हैं इसी में देखना है। ये जो थीटा होगा, टेन थीटा हमें स्लोप देगा और ये स्लोप से हमें इलास्टिसिटी पता लगेगी, मतलब जिस मटेरियल का स्लोप ज्यादा होगा वो मटेरियल ज्यादा इलास्टिक होगा। ठीक है? दो टाइप के मटेरियल होते हैं, एक डक्टाइल मटेरियल, एक ब्रिटल मटेरियल। ये वो मटेरियल होते हैं जिनका लार्ज प्लास्टिक रीजन होता है। डक्टाइल मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स विच हैव लार्ज प्लास्टिक रीजन। क्लियर है? ये इजीली नहीं टूटते। ब्रिटल मटेरियल वो होते हैं जिनका जो जस्ट आफ्टर इलास्टिक रीजन ब्रेक कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, ग्लास पे हम ज्यादा फोर्स नहीं लगा सकते। स्टील है, स्टील इलास्टिक है, उसको मैं अगर कितना भी खींच लूं, कितना ज्यादा स्ट्रेस लगा लूं, टूटता नहीं। बहुत ज्यादा लिमिट के बाद, बहुत ज्यादा खींचने के बाद स्टील की वायर टूट सकती है, बट ग्लास तो इजीली टूट जाएगा। इसलिए ग्लास ब्रिटल मटेरियल है। डक्टाइल और ब्रिटल दो अलग अलग टाइप के मटेरियल होते हैं। डक्टाइल मटेरियल वो होते हैं जिनका प्लास्टिक रीजन ज्यादा होता है, ब्रिटल मटेरियल वो होते हैं जिनका प्लास्टिक रीजन जीरो होता है या बहुत ही कम होता है। अगला पॉइंट क्या है? ये जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है, क्या बात कर रहा हूं बेटा? ब्रेकिंग स्ट्रेस या फ्रैक्चर स्ट्रेस आप बोल सकते हो। मेनली ब्रेकिंग स्ट्रेस ही बोलते हैं जिसपे ये टूट रहा है, मटेरियल फ्रैक्चर हो रहा है। ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और dimensions of the wire, वायर कह लो, बॉडी कह लो, एंड डिपेंड ओनली ऑन मटेरियल ऑफ द वायर, मटेरियल ऑफ द वायर। स्टील की 3 वायर है, एक की लेंथ 10 मीटर, एक की 20 मीटर, एक की 30 मीटर, तीनों का ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम होगा। स्टील की 3 वायर हैं, तीनों की लेंथ अलग अलग है, एरिया अलग अलग है, स्टील ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम होगा। ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होगा बेटा? इनका सेम होगा। यहां से अब अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूं ब्रेकिंग स्ट्रेस से, अगर मुझे ब्रेकिंग फोर्स निकालनी हो कि कितनी फोर्स पे टूट जाएगा मटेरियल, तो ब्रेकिंग फोर्स विल बी इक्वल टू ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया। इस एरिया को आप पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो। मैं बेटा फिर बता रहा हूं, ब्रेकिंग स्ट्रेस मटेरियल की प्रॉपर्टी है,
मटेरियल पे डिपेंड करता है, और ब्रेकिंग फोर्स मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है क्योंकि ब्रेकिंग स्ट्रेस है, और एरिया का मतलब पाई आर स्क्वायर। मेरे पास 3 वायर स्टील की हैं, एक की रेडियस आर, एक की 2r, एक की 3r, ठीक है। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस की रेशो 1:1:1, ब्रेकिंग फोर्स की रेशो 1:4:9, क्योंकि पाई आर स्क्वायर है, रेडियस के अकॉर्डिंग आपको ये चीजें देखनी है। स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस और ब्रेकिंग फोर्स में ये कंसेप्ट होता है जो आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के टाइप्स हैं। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। एक मटेरियल के लिए, स्टील के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की एक फिक्स वैल्यू होगी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की एक फिक्स वैल्यू होगी, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की एक फिक्स वैल्यू होगी। तो 3 टाइप के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। पहला यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका फॉर्मूला होगा बेटा नॉर्मल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब हो गया F/A, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का मतलब हो गया ΔL/L, ΔL/L। तो बेटा ये आ गया FL/A ΔL। ये बेटा वायर्स के लिए लगता है। अगर जैसे मैं मान लूं कि मेरे पास ये एक वायर है जिसकी लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। अब मैंने इस वायर को कुछ फोर्स लगा के खींच लिया, तो इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई, ΔL लेंथ बढ़ गई, और यहाँ मैंने इस वायर पे F फोर्स लगाई थी, तो ये रीस्टोरिंग फोर्स मैंने मान लिया इसके अंदर F ही आई है, तो F/A स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ΔL/L, तो ये फॉर्मूला आ गया। तो यंग्स मॉडुलस का क्या फॉर्मूला हो गया बेटा, F/A ΔL/L। और यंग्स मॉडुलस एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, एक वायर के लिए सेम रहेगा। अगर यहाँ से आप फोर्स निकालना चाहो तो फोर्स आ गई आपकी YA/L इंटू ΔL, ये ध्यान रखना है। एरिया को आप पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो। अब अगर मैं एक स्प्रिंग की बात करूं, जैसे मेरे पास एक स्प्रिंग है, हमें पता है स्प्रिंग में जो फोर्स लगती है वो KH होती है। अगर मैं कंपेयर करूं कितनी लेंथ चेंज हुई, x का मतलब यहाँ ΔL हो गया, कंपेयर करूं तो K कितना आ गया, YA/L। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट, यंग्स मॉडुलस, एरिया और L, इन 3 चीजों पे डिपेंड करता है। इसलिए बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। L का मतलब कौन सी लेंथ है बेटा, नेचुरल लेंथ। A is the area of cross section of the wire of spring, and Y is the Young's modulus of elasticity of the spring. मतलब अगर अलग अलग मटेरियल का स्प्रिंग है, कॉपर का एक स्टील का, हमें पता है स्टील इज मोर इलास्टिक देन कॉपर, आपको याद रखना है। अगर स्टील ज्यादा इलास्टिक है तो अगर दोनों स्प्रिंग के सेम डायमेंशन है, लेंथ सेम है, एरिया सेम है, मोटाई मतलब थिकनेस ऑफ द वायर सेम है, तो के दोनों का क्या होगा बेटा, सेम होगा। ये ध्यान रखना है स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए, ये रूल्स आपको याद होने चाहिए। बल्क मॉडुलस का क्या फॉर्मूला होता है, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है बेटा नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब हो गया F/A, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब हो गया चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस ΔP बाय ΔV/V, which can be written as माइनस V dP/dV। माइनस साइन इसलिए है, जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा बेटा, कम होगा। शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन। टेंजेंशियल स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन, अब ये हो गया F/A और शियर स्ट्रेन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, फाई होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट और यूनिट्स एंड डायमेंशन सेम होते हैं स्ट्रेस वाले या प्रेशर वाले।